तो द्रव्यमान केंद्र में संवेग संरक्षण छूट गया था ना, उसको हम बता दे रहे हैं। तो हेडिंग डाल देना संवेग संरक्षण। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और इस संवेग संरक्षण हम बता चुके थे पहले, ठीक है। तो इसके बाद हम इसी में क्या था कि हम क्या माने थे, कोई सिस्टम होता था या द्रव्यमान होता था, कोई बड़ा सा कोई टुकड़ा होता था, उसमें हम वो क्या मान लेते थे कि छोटे छोटे द्रव्यमानों से मिलकर वो बना m1 m2 m3 डॉट डॉट mn कणों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ गई बात ना? तो वहाँ पे जैसे बड़ा कण था, उसमें द्रव्यमान और वेग का गुणनफल मान रहे थे, तो संवेग का संरक्षण यानी कि टकराने के पहले संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब हम बताए थे। तो इसमें आपका इसमें द्रव्यमान केंद्र वाले में पहले इसको लिखना। देखो, हम मान लो कोई सिस्टम मान लेते हैं, तो कोई पदार्थ है वो कितने कितने द्रव्यमानों से मिलकर बना है? m1 m2 m3 mn से बना है, ठीक। तो लिखना पहले, माना किसी निकाय के कणों का द्रव्यमान, माना किसी निकाय के कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है, उनके वेग क्रमशः v1 v2 v3 डॉट डॉट vn है। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रत्येक कण क्या अलग अलग द्रव्यमान के हैं, m1 m2 m3 m4 mn, और उसके वेग क्या है? v1 v2 v3 vn तक हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक कण के लिए संवेग क्या होगा? m1 v1, दूसरे कण के लिए संवेग क्या होगा? m2 v2, तीसरे के लिए m3 v3 होगा। तो अगर हम संयुक्त ले लें तो सभी संवेगों को जोड़ देंगे, और यानी सभी जो निकाय हमारा है उस पूरे निकाय का संवेग क्या हो जाएगा? p मान ले रहे हैं, और इसका क्या मान रहे हैं? p1 p2 p3 मान ले रहे हैं। तो कुल संवेग क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कुल संवेग क्या है? p है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? p1 प्लस p2 प्लस p3 हो जाएगा। तो यहाँ पे और p1 बराबर क्या होगा? m1 v1 p2 बराबर m2 v2 p3 बराबर m3 v3, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे हम p बराबर लिख देंगे। और संवेग क्या होता है? सदिश राशि होती है ना। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो p बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम मान ले रहे हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट डॉट pn है। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ पे p1 बराबर क्या है? m1 v1 p2 बराबर m2 v2 रख दें यहाँ पे। तो p बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट डॉट क्या होगा? mn vn होगा। समझ में आ रही बात ना? अब देखो यहाँ पे, अब इसको लिख लो इतना, हो गया। हम फार्मूला बताए थे VCM बराबर 1/M, और क्या बताए थे हम? सिग्मा। हाँ, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1/M और m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसे डॉट डॉट बताए थे। समझ में आई बात ना? तो ये क्या बताया था? VCM मतलब सेंटर ऑफ मास का वेग। तो यहाँ पे क्या बताए थे हम? ये VCM इक्वल टू क्या था? VCM इक्वल टू था 1/M। कैपिटल M क्या है? पूरे निकाय का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसे ही था ना। और यहाँ डॉट डॉट क्या हो जाएगा? mn vn का वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे भी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है? p इक्वल टू क्या आया है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, यही है ना। तो ये भी आपकी सदिश राशि है।
तो यहाँ पे अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लें, तो देखो यहाँ पे जो m1 v1 प्लस m2 v3 v2 प्लस m3 v3 यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पे क्या हम p लिख सकते हैं? इसके जगह हम क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीकरण 1 का मान, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 1 से का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखने पे क्या हो जाएगा? देखो VCM इज इक्वल टू 1/m, और ये इसके जगह पे क्या रखेंगे? P रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना? P हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या हुआ? देखो ये जो है अभी आप यहाँ पे लिखे थे ना P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, तो वही, और P1 बराबर क्या होता है? M1 V1 होता है ना। तो इसलिए अब ये पूरे का मान यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो है, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। और 1/m 1/, यहाँ पे भी है, इसको लिखे हो ना नीचे वाला आप लोग। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम P बराबर निकालना चाहें तो P बराबर क्या आ रहा है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई m का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m वेक्टर VCM हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? m वेक्टर VCM। तो ये आपका क्या निकल गया? संवेग निकल गया। तो संवेग यहाँ पे भी देखो ध्यान से देखना, संवेग बराबर क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, वही तो आया ना। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान किसका? टोटल द्रव्यमान है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ मास का वेग है, और ये क्या हो जाएगा? टोटल संवेग हो गया। लिख लो इसको। हो गया? नो सर, डरो मत, आराम से लिख लो। हो गया ना अब? हाँ, तो ये तो समझ में आ गया बढ़िया से। अब लिखना, उसके नीचे लिखना, कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग, कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान, निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के, तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यही जो डिफिनेशन, ये फार्मूला है, इसी परिभाषा बन गई इसी से। बराबर होता है। हो गया? तो रेखीय संवेग क्या है? कुल निकाय के कुल द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे, इसको मिटा दें, आप लोग लिख लियो ना। तो देखो वेक्टर ऑफ P बराबर क्या आया बताओ? कैपिटल M और क्या है? VCM, यही आया ना। अब देखो यहाँ पे हम इसमें T के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। किससे? T के सापेक्ष क्या करने जा रहे हैं? अवकलन। इसका मतलब क्या हुआ? 1/d/dt कर देंगे, यही ना। गुणा का अवकलन का मतलब क्या है? d/dt कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dp अपान क्या हो जाएगा? dt। यहाँ पे पहले आप लोग लिख लेना कि T के सापेक्ष क्या करने पर? T के सापेक्ष, और T क्या होता है? टाइम होता है ना। T के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो यहाँ पे सब इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/dt आप क्या हो जाएगा? MVCM। समझ में आई बात ना? अब देखो यहाँ पे ये क्या है? आपका टोटल द्रव्यमान है। यम क्या है? कुल द्रव्यमान है ना। तो क्या कुल द्रव्यमान बदलेगा क्या किसी सिस्टम का? ये तो नहीं बदलेगा ना, ये कांस्टेंट है ना। तो हम कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते, उसको बाहर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/p अपान क्या हो गया? dt इक्वल टू, इसको बाहर रख दें तो क्या हो जाएगा?
और इधर क्या dVcm अपान क्या हो गया dt हो गया। समझ में आ गई बात। अब देखो अब यहाँ पे ये क्या है आप लोग बताओ, v अपान टी त्वरण है ना, वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, ये त्वरण हो जाएगा ना। तो इसको हम ए से, ये सेंटर ऑफ मास का वेग है तो त्वरण भी सेंटर ऑफ मास का होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यम और यहाँ क्या ए ऑफ सी एम, तो ये क्या आ गया डी पी अपान डी टी। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ तक अब रुक जाओ। अब ये देखो ये क्या है आपका त्वरण है और ये क्या है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और त्वरण यफ बराबर क्या होता है यम ए, यफ बराबर क्या होता है यम ए। तो यम है और ए है तो क्या ये बल नहीं हुआ, हुआ ना। तो अगर बल हो गया तो यहाँ पे हम बल भी लिख सकते हैं, यानी कि यम इंटू ए क्या होता है बल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यफ और किसका है सेंटर ऑफ मास का है और बल कैसी राशि है सदिश राशि है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया डी पी अपान डी टी इक्वल टू क्या आ गया सेंटर फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो गया, अरे वाह। लिखते समय मत उतारा करो, नहीं तो नुकसान तुम लोगों का होगा। हमें रुकते हैं इतना वो नहीं, अगर चाहते तो हम बताते हैं, आप लोग लिखते रहते, लेकिन जो है ना उससे नुकसान होगा आप लोगों का। निचली क्लास में तो पिटाई भी कर देते हैं बढ़िया से, यहाँ नहीं। चलो लाइव पिटाई करेंगे अब, उधर भी आप लोग जब मारेंगे ना तब यहाँ बुला के मारेंगे। सब घर पे सब देखेंगे तब समझ में आएगा। चल हो गया ये। डस्ट संवेग परिवर्तन की दर क्या है, तो पुरानी परिभाषा है ना। तो क्या आया डी पी अपान डी टी इक्वल टू क्या आया एफ ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मान लेते हैं, अच्छा पहले लिख लो इसको, लिखो कणों के किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर, कणों के किसी निकाय के संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर कार्यरत समस्त बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। हाँ यही फार्मूला जो इसी को हम वर्ड में लिखवा दिए हैं। अब मान ले रहे हैं कि जो आपका बल है सेंटर ऑफ मास पे जो बल लग रहा है उसको हम जीरो मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं जीरो मान ले रहे हैं। अगर जीरो मान लें तब देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये डी ऑफ वेक्टर पी अपान क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या मान ले एफ ऑफ सी एम इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं जीरो मान ले रहे हैं। तो देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डी टी जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑफ वेक्टर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखो ये डी पी क्या होता है डिफरेंस है ना, डी पी क्या है डिफरेंस ऑफ क्या ये संवेग है, संवेग का परिवर्तन है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, ये पहले हम बताए थे ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा
P1 हो जाएगा। यानी संवेग क्या हो गया यहाँ पे, आपके टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या हो गए, बराबर हो गए। ये तो आपको पुराने तरीके से बताएं, लेकिन आप लोग ये याद रख लेना कि किसी भी डिफरेंशिएशन का बराबर अगर 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे वो कांस्टेंट आता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या है, संवेग परिवर्तन की दर क्या है, मतलब पहले और बाद दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही होता है ना संवेग परिवर्तन का संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग ये याद रख लेना है कि अगर किसी राशि का डिफरेंशिएशन है, यानी यहाँ पे क्या है, डी ऑफ पी है, तो अगर वो 0 है, अगर वो क्या है, 0 है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका P जो आएगा ये कांस्टेंट आ जाता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई बात ना। तो आप अगर ऐसा कहीं भी लिखा है डी ऑफ एफ हो जाए, डी ऑफ ए हो जाए, डी ऑफ वी हो जाए और बराबर क्या हो जाए 0, तो वो वी एफ या ए कोई भी रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे आप हम सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ पे P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई बात ना। नियतांक बताए है ना। हाँ, तो फिर समझ लो एक बार, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो। हो गया। यस सर। चलो लिखो इसके नीचे, किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग, जब आप लोग किसी निकाय लिखे हो ना, उसके जस्ट पहले जब लिख लेना, जब लिख लेना, सिर्फ जब बढ़ा देना। जब किसी निकाय पर लगने वाले बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होता है, सदिश योग शून्य होता है, तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। यद्यपि कणों के अपने अपने व्यक्तिगत संवेग बदल सकते हैं। कणों के अपने अपने व्यक्तिगत संवेग बदल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट यानी संवेग क्या है, रिजल्टेंट टोटल संवेग है ना ये P, ये जो है ये नियतांक रहेगा, परंतु उसके अंदर जो छोटे छोटे संवेग P1 P2 P3 थे ये बदल सकते हैं आपस में, लेकिन रिजल्टेंट रूप से ये नहीं बदलेंगे। समझ में आ गई बात ना। ये इसके कहने का मतलब है। तो ये आपका ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें 2 नियम आप लोग बता दिए थे, तीसरा भी बता दिए थे, तीसरा फिर से बताएंगे।